हर बार जब फेंग शुई मास्टर किसी की कब्र खोदता है तो वह सबसे पहले मिट्टी को अपने मुंह में डालकर उसका स्वाद चखता है। अगर स्वाद सामान्य होता है तो वह अपने सहायक को ताबूत खोलने का इशारा करता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अलौकिक शक्ति से टकरा गया हो। जैसे ही उसने कब्र की मिट्टी चखी, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। जब उसने सामने देखा तो हागेयामा के विनाशक का कोई नाम नहीं था। ध्यान से देखने पर केवल नीचे दाईं ओर 38 से शुरू होने वाली एक संख्या दिखाई दी। उसने जब कब्र पर खड़े होकर फेंग शुई का निरीक्षण किया तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तभी उसने ग्राहक से पूछा कि उसके दादा के लिए यह कब्रिस्तान किसने चुना। ग्राहक ने बताया कि उसके दादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक उच्च दर्जे के भिक्षु थे और उन्होंने ही अपने पिता के लिए यह फेंग शुई वाली जमीन चुनी थी। क्योंकि उस समय लुटेरे बहुत हिंसक हो गए थे, इसलिए भिक्षु ने अपने पिता को इस तरह दफनाया कि कोई उसे पहचान न सके। ग्राहक की यह बात तर्कसंगत थी, लेकिन मास्टर की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने कई बार झिझकते हुए इस काम को ठुकरा दिया, लेकिन उसके साथियों के लिए यह समस्या बन गई। ग्राहक ने इनाम में कहा कि अगर वह यह काम पूरा कर लेता है तो तुरंत सेवानिवृत्त हो सकता है। इसलिए सभी ने उसे मनाने की कोशिश की। मास्टर ने अपने जज्बात को शांत करते हुए कहा, अपने 30 साल के अनुभव में मैंने इतनी ताकतवर लोकप्रियता की भूमि कभी नहीं देखी। पहाड़ में कदम रखते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ किसी अदृश्य कवच से ढका हुआ हो और यह एक बंद रास्ता था। फिर उसने देखा कब्रिस्तान के पास एक लोमड़ेडी दिखाई दी। लोमड़िट्टी का दिखना सामान्य बात नहीं है, खासकर कब्रिस्तान में। कोरियन संस्कृति में माना जाता है कि जहां लोमड़िट्टी दिखे वह जमीन दफनाने के लायक नहीं होती। मास्टर ने महसूस किया कि यह जमीन किसी राक्षसी ताकत को बढ़ावा देने के लिए एकदम उपयुक्त थी। यह इंसानों को दफनाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अंत में उसने निष्कर्ष निकाला, अगर इस कब्र को जबरदस्ती खोला गया तो शायद हम सबकी मौत तय है।